इसी वजह से सर नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा है उसमें आता है कि सबसे ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट और रेप का केस हमेशा एससी-एसटी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि मतलब और सर जैसे औरंगज़ेब इतना किया था, ये किया था, तो किसने लिखा है ये सब किताबें? ये सब तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के दरबार में रहने वालों लोगों ने लिखा है ना। तो जो हिंदू कहते हैं औरंगज़ेब ने इतना मंदिर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नो डाउट उसने किया भी है। ये सारी डिटेल तो उसी के हिस्टोरियन दे रहे हैं ना। किसी भी भारत के हिंदुओं के पढ़े लिखे वर्ग ने तो कहीं लिखा ही नहीं है सारी चीजें। उसके बाद ही इंडिया जो मतलब कि कल्चरली और मतलब सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर लिहाज से गुलाम बना। लेकिन उसके पहले हमारी कल्चर रिच रही थी, बहुत मतलब धनी थी, मजबूत थी। इसी वजह से बाहर के लोग आते हैं और वो लोग यहाँ पे रूल करते हैं, लेकिन फिर भी यहीं के हो जाते हैं। उस परंपरा में विलीन हो गए थे। अब उसी की चर्चा किया था मेगसनी कि ब्रजमैन जो हैं जंगल में रहते हैं, तगाबेन का पानी पीते हैं, अब पेड़ से फल गिरता है तभी खाते हैं, तोड़ के भी नहीं खाते। मेगस्थनीज ने चाणक्य का जिक्र नहीं किया है ना अपनी किताब में? अरे कहीं नहीं किया ना। हाँ जी रवि, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ जी सर, जय भारत जय भीम। मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले जो इस्लाम आया था वो केरल में आया था 6वीं शताब्दी में, जब मतलब 7वीं शताब्दी के शुरू में ही आ गया था। आवाज मेरी आ रही सर? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। तो मैंने कहीं किसी स्ट्रीम में देखा था या कहीं पढ़ा था कि जो अरब में जो गुलाम लड़कियां थी उनको मतलब कि नाभि के ऊपर कपड़े पहनने से मना किया जाता था। मतलब कि जो गुलाम लड़कियां हैं जिन्हें लॉन्डी बोला जाता था, सेक्स स्लेव, वो मतलब कि नाभि के नीचे सिर्फ घुटनों तक कपड़े पहन सकती थी, ऊपर का पूरा हिस्सा मतलब उन्हें नग्न रखना पड़ता था। और हम यही देखेंगे कि केरल में जो हिंदू समाज था वहां पे जो दलित महिलाएं थी उनके साथ भी यही किया जाता था। ब्रेस्ट टैक्स के बारे में मैं पढ़ा था कहीं पर। तो मेरा सवाल है सर कि ये परंपरा अरबों ने इनसे लिया था या इन्होंने अरबों से लिया था? क्या इनमें कोई कोरिलेशन है? देखें, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम है केरल में, ये देखा गया। पुराना प्रथा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नया जो प्रथा देखा गया कि जो दीवान था वहाँ का, केरल का, तो उसने 19वीं सदी में, हाँ उसने 19वीं सदी में एक फरमान जारी किया कि जो केरल की महिलाएं हैं, जिनको भी वो SC ST OBC समझता था, पिछड़ा वर्ग से या उनसे नीच समझता था, उसको उसने कहा कि भैया आप लोग जो हैं कवर नहीं कर सकती, कमर से ऊपर जो है आप कुछ नहीं पहन सकती है। उसने नियम बनाया था, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो उसका नाम था महादेव त्रावणकोर टी महादेवा रो। ठीक है ना। 1858, ठीक है, 1858 की ये घटना है। तो उस समय जरा सोचिए कि 1858 में नियम बना रहा है कि आप जो है पब्लिक जो है वो नहीं पहन सकती है, नहीं कवर कर सकती हैं। अब ऐसा अगर मुस्लिमों से उसको सीखना था या कहीं से, तो भैया ये तो अंग्रेज का समय था जब सबको राइट्स की बात हो रही थी। अंग्रेज तो लोगों को हक अधिकार दे रहे थे। उस समय ये ब्राह्मण जो है क्यों नियम बना रहा था, समझ रहे हैं। और ये बाकायदे नियम है, ये मतलब ये लिखित प्रमाण है। इसको मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में बाकायदे खोल के दिखाऊंगा, एक एक सबूत दिखाऊंगा इसका। इसके बाद से इस पर बहुत हाईली प्रेशर पड़ा, ठीक है ना। इसको कहा गया कि भाई देखो आप जो है ऐसे कैसे नियम बना सकते हो। तो 1 साल के अंदर जो है इसने फिर जो है एक नया नियम बनाया। अब कहा कि अलाउ जो लो कास्ट वीमेन जो हैं वो ब्रेस्ट कवर तो कर सकती हैं, लेकिन जो इनके सो कॉल्ड अपर कास्ट की जो महिलाएं हैं उनकी तरह नहीं। उनकी तरह अगर कॉपी की, उनकी तरह अगर ब्रेस्ट कवर किया तब फिर से इनको सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा। मतलब ब्राह्मण को बहुजन समाज की महिलाएं क्या पहने या कौन सा बदन दिखाएं ये ब्राह्मण तय कर रहा था वहां, समझ रहे हैं? और सर इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जो केरल की जो मतलब एलीट सोसाइटी थी, दलितों को और शूद्रों को, तो शूद्रों महिलाओं को तो था ही कि उन्हें कवर नहीं करना है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मैंने पढ़ा था कि जो वहाँ का एलीट क्लास है, नॉन ब्राह्मण बट एलीट, अगर वो महिलाएं मंदिर में जाएंगी तो उन महिलाओं को भी करना पड़ेगा। जैसे वहाँ के जो क्षत्रिय समुदाय है या वैश्य समुदाय है, उनकी महिलाएं अगर मंदिर में जाएंगी तो उन्हें भी मतलब अपने ब्रेस्ट को कवर नहीं करना पड़ेगा ब्राह्मण के सामने। ऐसा भी था क्या? ऐसा भी देखता हूं मैं, इसकी डिटेल्स में निकाल रहा हूं, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में प्रस्तुत करूंगा। और इस पे मैं एक्चुअली काम कर रहा हूं, ये मेरा टारगेट भी है नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए। इसको मैं निकालने वाला हूं। लेकिन इतना मैं बता दूं आपको
कि ये सिर्फ केरल में नहीं लागू था, इसका प्रभाव जो है पूरे नॉर्थ हाँ। इंडिया में भी पड़ा है। अभी डीसी सरकार की एक किताब थी, उन्होंने तकरीबन आज़ादी के बाद की ही 1965 या 68 या जब की किताब है उनकी, उस समय का एक फ़ोटो खींचा गया था, वो दिखाया जब एक शादीशुदा जो औरत है वो अपने घर में आती है और अपने बहन से गले मिल रही है। उन्होंने शायद भील समुदाय का नाम लिया था। उसमें दिखाया गया कि उसकी जो बहन थी वो कमर से ऊपर नंगे थी, नहीं पहन सकती थी। जिनकी शादी नहीं अच्छा हुई सर। है वो, हाँ, उन नहीं पहन सकती थी। ये बताइए, राजस्थान की ये घटना है और आज़ादी रहा के होगा सर ये। हाँ, और यही नहीं, मैं आपको बता दूँ, मैं 1900 जो जब मैं 55 था, बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा था। मतलब मेमोरी मेरी थोड़ी-सी पता नहीं, ये लोग कहते हैं अच्छी है या खराब है, जो भी हो, पर मुझे इतना याद है कि जब मैं बहुत छोटा था तब मैंने देखे हैं कई सारे स्टेट में फीमेल्स का, क्योंकि बचपन से मैं ट्रैवलिंग में रहा हूँ, तो देखा मैंने कि जो बहुजन समाज की महिलाएँ हैं, उनके जो कपड़े पहनने का तरीका था, अपर कमर से ऊपर पहनने का जो तरीका है, वो डिफरेंट था और वो बाकी की महिलाओं की तरह नहीं पहनती थी। समझ रहे ना? सिर्फ़ एक ढकने वाली प्रथा थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हाँ, लगता हाँ। था कि यार ऐसा क्यों है? समझ रहे हैं? मुझे जी, जी। ये आश्चर्य लगता था कि ऐसा क्यों है? ये सर लेकिन यहाँ मैंने पे पुरानी मेरे घर पे कोई किताब थी एनसीईआरटी की, मैंने उसमें पढ़ा और नई वाली एनसीईआरटी से ये हटा दिया गया है अब। ब्रेस्ट टैक्स का जो केरल वाली घटना थी उसको हटा दिया गया है इसको अब, नई बुक से हिस्ट्री की। हटा दिया गया है, लेकिन अभी एक किताब लॉन्च हुई है ना, उसमें इसकी फिर से पोल खुली है। तो पहले मैं पढ़ा था और मुझे मतलब बहुत उस समय छोटा था और मुझे बड़ा मतलब ये सुन पढ़ के बड़ा दुःख हुआ था कि कितनी मतलब क्रूरता है कि आप मतलब नारी देवी फला ढेका बातें करते हैं, लेकिन ज़मीन पे जब आते हैं तो आप ही भ्रूण हत्या कर रहे हो, आप ही ऐसे डील कर रहे हो, सती भी कर रहे हो और वगैरह-वगैरह जो भी है। हुँ। तो ये चीज़ें ना हमें समझनी पड़ेगी कि अच्छा, इनमें ह्यूमैनिटी नाम की जो है, मानवता नाम की चीज़ देखने को नहीं मिली। मतलब इवन ये वैसे जाहिल लोग हैं जो ऐसे कहते हैं कि औरंगज़ेब था, उसने इतनी औरतों का बलात्कार करवा दिया, इतने सर मुस्लिम जो हैं ये थे, वो थे। पर इन्होंने कभी समाज में एक बार भी ये बात नहीं कही कि ब्राह्मण बैठ के डिसाइड कर रहा था कि बहुजन महिलाएँ जो हैं, कमर से ऊपर कपड़ा नहीं पहनेंगी। जो पहन लेंगी अपना उनको नहीं कितना दिखता है ना सर, हैवी नहीं, एक अपना नहीं एक दिखता है अच्छा, ना, दूसरे का दिखता है। तो और ठीक सर है। नहीं, नहीं, और देखें, चलो चलो ठीक है कि ब्राह्मण को नहीं दिखता है, लेकिन बाकी के जो सो कॉल्ड अपर कास्ट हैं, उनको तो दिखना चाहिए था ना, उनको तो लिखना चाहिए था। बिल्कुल सर, बाकी बाकी बिल्कुल। के जो सो कॉल्ड अपने को अपर कास्ट बने घूम रहे हैं, सवर्ण बने, जनरल बने घूम रहे हैं, वो भी तो, उनमें से भी तो 5-10% लोग प्रोफेसर हैं, उनमें से भी तो अधिकारी बने हैं। इन लोगों ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई? इन्होंने अपनी किताबों में क्यों नहीं ज़िक्र किया इन सब चीज़ों का? तो ये बिल्कुल सर। चीज़ें जो हैं, वो करनी पड़ेगी। हाँ, और कुछ बोलना आपको? और सर जैसे औरंगज़ेब इतना किया था, ये किया था, तो किसने लिखा है ये सब किताबें? ये सब तो उन्हीं के मतलब उन्हीं के दरबार में रहने वालों लोगों ने लिखा है ना, तो जो हिंदू कहते हैं औरंगज़ेब ने इतना मंदिर तोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नो डाउट उसने किया भी है। ये सारी डिटेल तो उसी के हिस्टोरियन दे रहे हैं ना, किसी भी भारत के हिंदुओं के पढ़े लिखे वर्ग ने तो कहीं लिखा ही नहीं है ये सारी चीज़ें। हुँ, हुँ। आमिर अब खुसरो ये लिखते हैं, बदायूनी लिखेंगे, बर्नी लिखेंगे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तो पढ़े लिखे थे ना, इनका तो कोई डेटा नहीं मुझे मिला। नहीं, ये लिखते थे ना, ये लिखते हैं कि हनुमान जो है उड़ के जाके सूरज को खा गया, उसको राहु समझ लिया। ये हकीकत में कपोल थोड़े कथाएँ। रहते थे। वही बोल रहा हूँ ना, हकीकत में नहीं रहते थे। अप्सराएँ कैसी रहती थीं, वो कैसे करेंगी? ये बताइए, ये कैसे, कितने घिनौना वाहियात लोग थे कि बताइए, 1800 के 85 की घटना है। 1885 मतलब समझ रहे हैं? 1873 हाँ, में ये 1885 गुलामगिरी लिख चुके हैं। फाउंडेशन। हाँ, अब बताइए, 1873 में गुलामगिरी लिख चुके हैं, ब्राह्मणवाद की धज्जियाँ उड़ा चुके हैं ये ज्योतिराव फूले जी। जी हाँ, जी हाँ। 1885 में नियम बना रहा है कि वो कपड़ा नहीं पहन सकती हैं सब, हैं? वो तो टीपू सुल्तान के लोग समय कहते थे कि नांगेली वाली जो घटना कहते हैं उस समय, भाई आप ये बताइए कि 1885 में तो टीपू सुल्तान, उससे पहले तो मारा जा चुका था कि तभी मारा गया था? मेरे हाँ, ख्याल से वो 17वीं सदी में 1799 था। मेरे ख्याल से था वो पीरियड। हाँ, वो पहले था। तो वो लोग कहते हैं ना कि उसने बंद करवाया था, तो भाई वो बंद करवाया चाहे जो भी किया, लेकिन यहाँ देखें 1885 में तो पी बना रहा है फिर नियम। तो इस समय तो ब्राह्मण बना रहा था ना फिर। इसी वजह से सर नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डेटा है उसमें आता है कि सबसे ज़्यादा मतलब हैरेसमेंट और रेप का केस हमेशा एससी-एसटी महिलाओं के साथ होता है, क्योंकि मतलब 85% से ज़्यादा केसेस। हाँ, ऐसा तो इसीलिए इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने ऐसा सॉफ्ट टारगेट ही बना दिया है इनको।
ऐसा सिस्टम इन लोगों ने, टारगेट सोशल सिस्टम ही नहीं, ऐसा डेवलप किया है। इनका जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ में इस तरह की बातें लिखी ना अब इन्होंने, वही समस्या है सर, और बाकायदे उसी धर्म इनको। ग्रंथ को ये धर्म बना के सबको कह रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी को भी कह रहे हैं कि ये भी तुम्हारा ही धर्म है, समझ रहे हैं। बिल्कुल सर, अब बिल्कुल। वो मासूम भोले लोग इसमें फंस जा रहे हैं कि ये हमारा धर्म है। अगर यहाँ लोगों को एजुकेटेड है यूनाइट नहीं तो होने की बात रैशनैलिटी है नहीं। है जी, वही बोल रहे हैं, यहाँ लोगों को यूनाइट होने की बात है, तो लोग अभी जाति में फंसे हैं कि वो हमारी जाति का है तो वो हमारी जाति का नहीं है, तो बाबा साहब को हम मानेंगे तो उनको नहीं मानेंगे, अभी लोग इसमें फंसे हुए हैं। यहाँ देख नहीं रहे हैं कि वो कितना बड़ा जो है सोशली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर किए जा रहा है, और उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को हमारा धर्म साबित करने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल ये सर। चीजें हैं। ठीक ठीक है रवि और जी। ओके। और कुछ कहना? ठीक सर, मेरा एक क्वेश्चन और था कि जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में पीछे से चलते हैं, ब्रिटिशर्स आते हैं, पुर्तगीज आते हैं, आपके फ्रेंच आते हैं, फिर मुगल, फिर आपके तुर्क आते हैं, अफगान आते हैं। ये लोग इंडिया को जब एक मतलब जीतते हैं, विन करते हैं, तो यहाँ पे अपना सोशल सिस्टम, अपना एक रिलीजियस सिस्टम, कल्चरल सिस्टम सब अप्लाई करते हैं। और जो इस पीरियड में जो इंडिया गुलाम बना, उसका कारण किताबों में ठहराया जाता है। मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखों से देखा, स्कूल कॉलेज में टीचर प्रोफेसरों के मुंह से भी सुना है। वो लोग कहते हैं कि जो इंडिया गुलाम बना, उसके पीछे असली कारण जो था, अशोक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को ऐसा प्रचारित किया कि इंडिया के लोगों से के अंदर से वार स्पिरिट खत्म हो गई। लेकिन मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जब अशोक ने वार स्पिरिट खत्म कर दिया था, तो मौर्यन पीरियड के बाद हम देखते हैं इंडो ग्रीक हो गए, आपका पर्थियन लोग हो गए, शक डायनेस्टी वाले हो गए, सारे लोग सेंट्रल एशिया से आते हैं, इंडिया को जीत लेते हैं, नॉर्थ इंडिया पर मतलब वो लोग रूल करते हैं, और वो लोग सारे के सारे लोग बौद्ध हो जाते हैं। जबकि नीचे अगर हम आकर देखें, मतलब कि 1000 के बाद से देखें, तो जितने भी इंडिया को रूल करते हैं वो अपना कल्चरल, रिलीजियस, सोशल सिस्टम भी डालते हैं, और वो लोग अपना सिर्फ पॉलिटिकली पावर में है लेकिन इंडियन सिस्टम को अपना ले रहे हैं। तो ये बात तो झूठी है ना, हजम नहीं होती कुछ, कि अशोक की वजह से वार स्पिरिट खत्म हो गई। देखें, सम्राट अशोक के वजह से वार स्पिरिट खत्म हो गई, ये बात कौन कह रहा है? सबसे पहले तो ये देखिए, कह कौन रहा है? ये वो कह रहा है जो अपने धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ब्राह्मण का काम लड़ना है ही नहीं। समझ रहे हैं? जी सर, जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब ये वो कह रहा है कि भैया तुम जो है आईएएस बन जाओ, खुद कभी आईएएस बना नहीं। समझ रहे हैं? जो बोला है कि नहीं नहीं जी सर। हमारे तो हमको आईएएस कभी बनना ही नहीं है, हम दूसरे से कह रहा है कि नहीं तुम आईएएस बन जाओ, तुम आईएएस बन तुम जाओ, लड़ो, वो कह रहा है। स्ट्रेटजी हम अब बनाएंगे, वार स्ट्रेटजी हम हाँ बनाएंगे। हाँ हाँ, जो कह रहा है कि वार स्ट्रेटजी के गुरु हम हैं, चाणक्य नीति बोल रहा है कि चाणक्य नीति हम बनाते हैं। सम्राट, अब देखें मौर्यंस की बात पता चल गई तो तुरंत चाणक्य को फिट कर दिया सारा क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन वो तो बाकी राजाओं का काहे नहीं क्रेडिट खड़ा किया? जब मुगल आए थे तब काहे नहीं क्रेडिट खड़ा किया कि उसके पीछे भी ब्राह्मण था? चंद्रगुप्त समय के उनके पीछे ब्राह्मण था, और उसके बाद से ब्राह्मण गायब हो गया। उसके बाद से ये पूछना जी चाहिए ना सर, कि भाई जी उसके सर। बाद से ब्राह्मण गया कहाँ? जितने राजा लड़ाई किए हैं, ये बताओ पृथ्वीराज चौहान जब हारा तो उसके पीछे कौन ब्राह्मण था? बताए ना जरा, कि वो कौन ब्राह्मण था कि हम्म। वो फिर भी हार गया? और कौन रणनीति तय किया था जिसके कारण से एक बार जीता तो एक बार हार गया? फिर उसके बाद से जितने जितने जो राजा हुए हैं उनके पीछे कौन कौन ब्राह्मण था कि वो सब लगातार हारते गए हारते गए? ये बताए ना। फिर चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास अंग्रेजों ने खोज दिया तो तुरंत एगो फर्जी ब्राह्मण को खड़ा कर दिया चाणक्य को। तो अरे मेरा भाई। जो एनालिसिस है सर, कि मेरा ये हाँ मानना है, हाँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कहीं ना कहीं हम्म, इंडिया का जो सोशल और एजुकेशनल सिस्टम जब कोलैप्स हो जाता है, ये 10वीं शताब्दी के बाद, उसके बाद ही हम्म। इंडिया जो मतलब कि कल्चरली और मतलब सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर लिहाज से गुलाम बना। लेकिन उसके पहले हमारी कल्चर रिच रही थी, बहुत मतलब धनी थी, मजबूत थी। इसी वजह से बाहर के लोग आते हैं और वो लोग यहाँ पे रूल करते हैं, लेकिन फिर भी यहीं के हो जाते हैं। एजुकेशन और देखें सोशल सिस्टम, देखें, वो बात आपकी इसके सही है, ऊपर कोई बिल्कुल बात नहीं करता बिल्कुल सर। सही है, नहीं आपकी बात इसके बिल्कुल ऊपर सही। किसी भी किताब में बात नहीं होती कि एजुकेशन और सोशल सिस्टम इंडिया का फेल हुआ, इसीलिए इंडिया 1000 साल तक गुलाम रहा। नहीं, ये बात कर सकते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो नास्तिकता के नाम पर पार्टी खड़ी कर लिए, लेकिन उन्होंने बात कभी इसकी नहीं की। उनको नफरत थी, भारत के कल्चर से ही नफरत थी। वो कल्चर को भी धर्म समझ लिए, भारत का जो शमन कल्चर है उसको धर्म समझ लिया, उसके बारे में बात करने से बचने लगे। सम्राट अशोक पर बात करने से बचने लगे, वो बुद्ध पे बात करने से बचने लगे, और नास्तिक भी अपने को कह रहे थे। समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं लेफ्ट वालों की बात कर रहा हूँ। लेफ्ट वालों ने, चलो राइट वाला वो तो हर सब। देश में प्रोपेगेंडा खड़ा करता है, लेकिन जी बहुजन सर, जी सर। बहुजन समाज अभी खड़ा नहीं हो पाया था ना कि इतिहास लिखे। बहुजन समाज के तो अब प्रोफेसर लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, अब इसमें जागृति चेतना आई है, अब लड़के आ रहे हैं सामने, अब जवाब दे रहे हैं।
जिस तरह से जैसे भी हो सके जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अब चेतना थोड़ी-थोड़ी ज जागृत हो रही है। लेकिन उस समय जब ब्राह्मणिकल सिस्टम का जो लेफ्ट विंग था, उसको भी तो ये सवाल खड़ा करना चाहिए था। उसने भी तो वही नैरेटिव खड़ा किया कि सम्राट अशोक जो हैं उसके बाद से ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, सम्राट अशोक के बाद से भारत गुलाम बना है 12वीं-13वीं सदी में। जी सर। मुस्लिम मुस्लिम तराइन के 7 सें हाँ, 8th सेंचुरी में 712 ईस्वी में मुस्लिम आया, लेकिन भारत गुलाम तो नहीं बना तब। गुलाम तो 12वीं-13वीं सदी में बना। तो इस पे सवाल ये कब खड़ा करेंगे? इन्होंने नहीं खड़ा किया, ये भी शांति से रह गए। तो इसीलिए और जो अगर बोल सर रहे इस थे बात को उन्होंने भी भी मान चुप्पी लेते साधी। हैं, जी। अगर इस बात को भी मान लें कि अशोक की वजह से मुगलों ने इंडिया को गुलाम बनाया, तो फिर हुँ। शंकराचार्य वगैरह तो जीरो हो जाएंगे ना फिर। उनका तो कोई औकात ही नहीं बचा ना कि वो अशोक हुँ, मरने हुँ। के 1500 साल तक इतने ज्यादा मतलब कि प्रभावशाली हैं। तो ये इसीलिए तो मैं अगर कहता इनके हूँ इस ना इस कि बात को भी मान ब्राह्मणवाद लिया जो जाए है तो। नहीं, इनका जो है ये 2 बातें कहते हैं। एक तो चंद्रगुप्त की बात करते हैं, और उसके बाद से बात करते हैं कि नहीं, बुद्ध आए। अब बुद्ध आने के बाद से जो है पूरा देश वो बन गया, मतलब कि बुद्धिस्ट बन गया। जब बुद्धिस्ट बन गया पूरा देश, तो भाई ये बता दो कि फिर चाणक्य कैसे पैदा हो गया? चाणक्य को तुम क्यों पैदा कर दिए बीच में? और उसको वो क्या नाम है इनका, ब्राह्मणवादी राजा बना के चंद्रगुप्त को तुम फिर से विजयी दिलवा दिए, हैं? अच्छा, बीच में और, आर्यभट्ट भी इनका पैदा हो गया। इनकी और कहानी देखिए। उसके और देखिए, चंद्रगुप्त 5th सेंचुरी में चंद्रगुप्त हाँ, 5th सेंचुरी में ज़रा इस चीज़ को गौर कीजिएगा। 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट भी पैदा कर दिए ब्राह्मण, समझ रहे हैं? उसके जी बाद सर, से जी सर। इनका सारा ब्राह्मण जो है, ये बता रहे हैं कि वो भी ब्राह्मण था। मोगलीपुत्तिस भी ब्राह्मण, फिर ये नागार्जुन ब्राह्मण, जितने बुद्धिस्ट के जो बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे, सब के सब जी ब्राह्मण सर। होते चले गए। तो भाई साहब, जब सब के सब बुद्धिस्ट स्कॉलर जब ब्राह्मण थे, तो तुम सीधे-सीधे कह दो कि तुम्हारा फिर ब्राह्मण कोई था कि नहीं था उस समय यज्ञ हवन करने वाला, कोई लिखने-पढ़ने वाला? बिल्कुल सर। क्योंकि और मेरा ये मानना बुद्धिस्ट है सर कि हाँ। चाणक्य बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली थे, इतना ज़्यादा प्रभावशाली थे, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य बाद में जैन गुरु के साथ क्यों चले गए? यही तो खास बात है ना। देखें, अच्छा वो भी अगर प्रामाणिक नहीं है डॉक्यूमेंटेड कि हिस्ट्री जैन को के देख साथ गए। मतलब नहीं, नहीं, देखें एक भद्रबाहु चीज़ शायद और नाम था एक ना उनका? नहीं, एक चीज़ और समझिए, वो जैन के साथ गए कि आजीवक के साथ गए, समझ रहे हैं ना? इसमें भी क वो है, 2 राय है। जैन लोग समझ लेते हैं कि जैन के साथ गए, लेकिन जो सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिल रहा है, उससे पता चल रहा है कि वो शुरू से ही बुद्धिस्ट थे, सम्राट अशोक। और उनके पिता जो सम्राट अशोक हैं थे, चंद्रगुप्त मौर्य की मैं बात कर रहा हूँ सर, वो हाँ, जैन के हाँ, साथ चले गए उन्हीं ना, पर आता साउथ हूँ। चले नहीं, गए नहीं, थे। जैन के नहीं गए थे, जैन के साथ नहीं गए थे, यही तो ख़ास बात है। चंद्रगुप्त नाम का एक राजा नहीं हुआ है। जी सर। ये जो बात कह रहा है ना कि चंद्रगुप्त, वहाँ पे प्रमाणिक नहीं है कि किस चंद्रगुप्त की बात हो रही है। इतिहास में चंद्रगुप्त नाम के बहुतेरे राजा हुए हैं, 10 से ज़्यादा राजा हुए हैं। 2-3 तो गुप्त वंश में हुए हैं। तो वो हाँ, अगर हाँ। जैन बन जाते हैं, अगर सम्राट अशोक नहीं, चंद्रगुप्त जैन बन जाते, तो उनका बेटा जो बिंदुसार हैं, वो भी जैन बनते। लेकिन वो तो आजीवक जी, थे। वो आजीवक थे। वो आजीवक थे। सम्राट अशोक भी खुद अपने इंस्क्रिप्शन में लिखवाए कि वो ले बुद्धिस्ट थे, शुरू से बुद्धिस्ट थे। यानी कि आजीवक जो है वो बुद्ध के समय में ही बुद्धिस्ट की शाखा बन चुके थे। और आजीवक एक जो और है सर वो है। बुद्धिस्ट की एक ब्रांच है। तो चंद्रगुप्त हाँ, मौर्य हाँ। जो हैं वो भी बुद्धिस्ट ही थे। वो कोई उसमें नहीं गए थे, अलग नहीं गए थे। इस पर इन लोगों ने, अब मैं मुझे एक तो और लगता है आपको सर घटना बताता हूँ। एक और उस समय कॉन्स्पिरेसी आपको बुद्धिस्ट के अलावा बताता कोई हूँ। ऑप्शन ही नहीं था क्या? नहीं, नहीं, एक और हाँ, नहीं कोई क्यों जाएगा? आप ये बताइए कि उसी गद्दी पर, उसी राजवंश पर सम्राट बिंबिसार जो हैं, वो बुद्धिस्ट बन जाते हैं, बुद्ध के धर्म में जाते हैं। अच्छा, उनका बेटा अजातशत्रु जो है, वो भी लास्ट में बुद्ध धर्म ग्रहण करता है। शुरू में नौटंकी करता है, क्योंकि उसकी पिता से बनती नहीं थी, तो पिता ने जो धर्म अपनाया, वो तो नहीं अपना सकता था, लेकिन फिर वो भी धर्म अपना के ही जाता है लास्ट में। अच्छा, वो अपना लिया। उसके बाद से जितनी पीढ़ी आई, वहाँ पे मतलब कि उस गद्दी पे सब के सब बुद्धिस्ट बनते गए। नंद वंश भी बुद्धिस्ट बनते गए। अच्छा, नंद वंश बुद्धिस्ट बनता है, फिर मौर्य जो आते हैं वो भी सब के सब बुद्धिस्ट थे। तो ये कहानी जो गढ़ रहा था आपको कि कोई जैन बन गया, कोई वो बन गया, वो बन गया, ये दूसरी कहानी गढ़ रहा है ना। गुरु जी सर। ब्राह्मण है, चेला को कभी जैन बता रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन वो परंपरा रही है, उस पद पे जितने लोग आए थे सब के सब बुद्धिस्ट ही थे, ए टू जेड इतिहास गवाह है। जैन का वहां पे नामो निशान नहीं है ना, उस क्षेत्र में नामो निशान नहीं है कि कोई राजा जो है जैन था। अगर होता तो वो भी बनवाए होते, क्योंकि उनके समय में मेगस्थनीज आया था, याद जी रखिएगा। सर। सेल्यूकस का जो था। चंद्रगुप्त हाँ, नहीं, मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज के बाद से हाँ, सेल्यूकस के टाइम पे था ना सर, सेल्यूकस को डिफीट सेलूकस के किया टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके हाँ, बाद वो आया था।
उन्हीं का वो एम्बेसडर था। सेलुकस के बाद से मिनांडर भी तो आया था, हेलोडेरियस भी तो आया था। मिनांडर तो मौर्यन पीरियड के बाद आया ना, पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे हाँ, था वो सर। तो हाँ, तो उस समय आया, तो अगर इनमें से कोई जैन बना होता तो चर्चा आ जाती ना। वो भी तो आप विदेशी भी आके बुद्धिस्ट बन रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ सर। बुद्धिस्ट वो आके बुद्धिस्ट बन रहे हैं ना। अच्छा ये बताइए, जैन का बेटा जैन ही तो बनता है। हाँ वही होगा, जैन का सामान्य तौर बेटा पर तो जैन वही बचता होगा। है। हाँ, तो अगर वो जैन थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उनका बेटा जैन होता ना, फिर बिंदुसार बिल्कुल। जो है वो जैन होता। बिंदुसार जो है वो जैन होते फिर। जैन होते, लेकिन वो कहाँ जैन थे, वो तो आजीवक थे। आजीवक थे। हाँ, आजीवक बुद्धिस्ट की एक ब्रांच है। आजीवक लोग जो हैं, जितनी बुद्धिस्ट की शिल्प कला मिलेगी, उसमें एक नंगा व्यक्ति खड़ा रहेगा बुद्ध के सामने, बुद्ध के साथ। वो चेला था, आजीवक था। उसने जो है चीवर नहीं धारण किया। आजीवक लोग चीवर नहीं धारण करते थे, नंगे रहते थे, लेकिन वो बुद्ध के साथ साथ चलते थे, उस परंपरा में विलीन हो गए थे। अब उसी की चर्चा किया था मेगस्थनीज, कि ब्रजमैन जो हैं जंगल में रहते हैं, अच्छा, तगाबेन का पानी पीते हैं, अब पेड़ से फल गिरता है तभी खाते क्या हैं, सर तोड़ के भी नहीं खाते। मेगास्थनीज ने चाणक्य का जिक्र नहीं किया है ना अपनी किताब नहीं में? किया ना। अरे कहीं नहीं नहीं है, किया है ये ना। फर्जी किरदार है, फर्जी किरदार है। और वही डॉक्यूमेंट तो सबसे गुरु ऑथेंटिक माना जाएगा ना, मेगास्थनीज का ही। गु- गुरु ब्राह्मण है, अचेला जो है बताया जा रहा है जैन। अच्छा, जैन क्यों बताते हैं, इसका भी एक कारण मैं बताने वाला था, स्किप हो गया। अब मैं बताता हूँ आपको, ये काहे जी बोलते सर। हैं कि भाई जैन जैन का नाम क्यों लेते हैं। जैन का नाम लेने का कारण ये है कि ये लोग बुद्ध धर्म का नाम नहीं आने जाने देना चाहते हैं, समझ रहे हैं। अच्छा। डीडी कौशाम्बी एक लेखक थे, ब्राह्मण थे, लेकिन जब उन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ा, डीडी कौशाम्बी। हाँ, जब उन्होंने बुद्धिज्म को पढ़ा, तो उनको समझ में आ गया कि यही भारत की परंपरा थी। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी बुद्ध पे, ढेर सारी किताबें लिखी। तो इतनी सारी किताबें जब लिखें, और लिखने के बाद से उन्होंने क्या किया कि भाई उन्होंने खोज रहे थे इतिहास। अब 1968 की किताब है उनकी। सम्राट अशोक के 4 इंस्क्रिप्शन मिले थे 1886 में। तो सोचिए कि 1986 में, तो उससे पहले ही वो किताब लिख रहे थे, उनको भी बहुत जानकारी नहीं थी। तो वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि बुद्ध जो है उनसे पहले जैन गुरु लोग होते थे, और जैन गुरुओं की ये ब्रांच थी। वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे थे, डीडी कौशाम्बी, समझ रहे हैं ना। अच्छा। क्योंकि पहले के जितने लोग थे वो जैन को समझ रहे थे, क्योंकि जैन मार्ग यहाँ जिंदा था, बुद्ध मार्ग जिंदा नहीं था। तो सब लोग जैन को पुराना समझ रहे थे, 24 तीर्थंकर। बाद में अब धीरे धीरे पता चला कि नहीं नहीं, ये मार्ग जो जैन मार्ग है वो तो बहुत कम पाया गया। जिन राजाओं को जैन समझ रहे थे वो भी बुद्धिस्ट निकल गए। अब धीरे धीरे पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है। इन लोगों ने जिनको जिनको जैन बताया वो सब बुद्धिस्ट निकल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ सर, समझ रहा हूँ मैं। बस अभी तो ये बहुत कहानी सारे है। जो विदेशी यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, उनकी रिपोर्ट वगैरह सब इंटरनेट पे आना शुरू होगी, उसके ट्रांसलेशंस होंगे, तब तो हाँ और मजा आएगा हाँ ना। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। यही है गेम इन लोगों ठीक का, है फिर। और ये सब चलता रहेगा। ठीक हाँ, है तो सर, थैंक यू सर। पर्दाफाश हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया रवि जी आपका। अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अमित जी ने लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा है। अमित जी यहाँ पे लिखते हैं, कड़वा सच तो ये है कि ब्राह्मण इंसान ही नहीं है। अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ये औरतों को जिंदा जलाए हैं, स्तन ढकने के लिए पैसा वसूले हैं, छुआछूत फैलाए हैं, अपनी किताबों में कामुक बातें लिखे हैं ताकि औरत का शोषण करें। इनको बोलो तो चिढ़ के मुझे गद्दार बोलते हैं, थूकता हूं ऐसे धर्म पे। देखिए अमित तिवारी जी, ये बहुत इनका बड़प्पन है कि इन्होंने उस समाज से जो इतना जिसने भारतीय समाज को इतना बड़ा दंश दिया है, जो अगले 1000 सालों तक नहीं भुलाया जा सकेगा, उस दंश को अभी भी लोग झूल रहे हैं। उस सिस्टम से बाहर निकल कर इन्होंने जो बीड़ा उठाया समझने का, वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित जी, बहुत खूबसूरत आपने लिखा है यहाँ पे। अच्छा, एक और बात लिखी थी इन्होंने, अमित तिवारी जी ने एक लिखा आगे कि आप सबको प्यार भरा जय भीम एसजे और रेशनल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि बाबा साहब की विचारधारा को घर घर पहुंचाया जाए। मनुवादियों ने बाबा साहब के बारे में गलत जानकारी फैला दी है कि वो सिर्फ एक जाति के हैं। सच तो ये बाबा साहब हम सब भारतीयों के हैं। बाबा साहब हमारी ज्वलंत तार्किक आवाज हैं। जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तिवारी जी, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल सही बात है। मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कहा हूँ कि आध्यात्मिक बहुजन गुरु बहुत मिल जाएंगे, पर सबके लिए हम रिस्पेक्ट करते हैं।
पर अगर मुझे सिर्फ एक को चुनना होगा, वैसे तो ये बहुत टफ है बात करना, इस पर बात भी नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, अगर सिर्फ एक जगह जहाँ आपके हकूकत की बात आए कि आपको हक किसने दिलाया, तो वो बाबा साहब थे। अपने गुरुओं की सबकी आप रिस्पेक्ट कीजिए, सबकी बात कीजिए, पर इस चीज को कभी मत भूलिएगा कि अंतिम जो फाइट जो की है, जो उन्होंने हक दिलाए हैं, वो बाबा साहब ही थे। तो सभी बहुजन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी जी, बहुत शुक्रिया।